2021 के अपने बजट प्रपोजल में फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बैड बैंक का प्रपोजल दिया था। तो बैड बैंक एक्चुअली में एक बैंक है जो नॉर्मल बैंक की तरह काम नहीं करेगा। नाम से ऐसा लगता है कि बैंक है कि रेगुलर इसमें डिपॉजिट्स होगा, उसमें सेविंग अकाउंट्स वगैरह होंगे, बट ऐसा नहीं होगा। ये एक ऐसा बैंक होगा जिसमें सारे कमर्शियल बैंक्स अपने एनपीएस को इस बैड बैंक के अंदर शिफ्ट करेंगे, अपनी बैलेंस शीट से निकाल के उसकी बैलेंस शीट में साथ में डालेंगे। तो इस बैड बैंक का जो फोकस होगा मेनली वो एनपीएस का रिजोल्यूशन होगा। आपका बैंक कितना सेफ है उसका एक पैरामीटर एनपीए भी है। जिस बैंक का एनपीए ज्यादा होगा वो उस बैंक के पुअर लोन क्वालिटी को बताता है। तो आप ये कैसे जानें कि आपका जो बैंक है वो सेफ है, आपका डिपॉजिट उसमें सेफ है? तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और उसका लिंक मैंने आई बटन में भी दिया है। देश में अभी जो सबसे ज्यादा बैड लोन्स है या यूं कह लीजिए कि जो सबसे ज्यादा एनपीएस हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हैं, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक के हैं और उसके बाद में फॉरेन बैंक्स के हैं। तो जो कोऑपरेटिव बैंक्स बच जाते हैं वो ऑलमोस्ट आपके पब्लिक सेक्टर बैंक के बराबर ही बैड लोन लेके बैठे हुए हैं। तो ये बैड लोन्स का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है और सालों से गवर्नमेंट और आरबीआई इसको रिजोल्व करने के लिए हमेशा से प्रयास करता रहा है। तो इस बार एक और प्रयास किया गया है कि बैड बैंक के रूप में एक प्रपोजल लाया गया है। तो बैड बैंक जो है एक्चुअली बैंक ना होके एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी आप उसको बोल सकते हैं। इस एनपीए की समस्या को रिजोल्व करने के मकसद से बैड बैंक का प्रपोजल लाया गया है और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने लास्ट मई 2020 के अंदर भी प्रपोजल एफएम को दिया था और वो प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट के अंदर पेश किया है। तो ये बैड बैंक कैसे काम करेगा, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, इसमें पैसा कौन डालेगा, इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या होगा, ये कैसे ऑपरेट करेगा, ये सब चीजें हम जान लेते हैं वीडियो के अंदर आगे। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ इस पूरे वीडियो में। अगर आपको बैड बैंक की पूरी जानकारी चाहिए तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको इस तरह के एजुकेटिव वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पे और सबसे पहले मिले। तो चलिए देख लेते हैं। मार्च 2020 को बैंकों का जो टोटल ग्रॉस एनपीए था वो 8.2% पे था। हालांकि ये उससे पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल सिनेरियो में देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर बैंकों ने टोटल मिला के 100 रुपये का अगर लोन दिया है तो उसमें से 8% लोन ऐसे हैं, यानी कि 8 रुपये ऐसे हैं जो वापस आएंगे नहीं, जो बैड हो चुके हैं या नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो चुके हैं। तो बैड बैंक का कंसेप्ट क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अभी जो लेटेस्ट बजट 2021 था उसके अंदर प्रपोज किया था कि एक बैड बैंक लेके आया जाए इन द फॉर्म ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि एआरसी, सो दैट वो बैंकों के एनपीएस को परचेस कर सके और अपने बुक में उनको दिखा सके। तो बैड बैंक है क्या, इसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा? तो बैड बैंक सुनने में लगता है कि बहुत बेकार बैंक है या इसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा। तो बैड बैंक जो है एक्चुअली में एक बैंक की तरह फंक्शन नहीं करेगा, एक फुल फ्लेजेड जो बैंक होता है उसकी तरह फंक्शन नहीं करेगा कि उसमें जाके पैसा जमा कराना है आपको या अपना सेविंग डिपॉजिट्स वगैरह रख सकते हैं। बट ये एक ऐसा बट ये एक ऐसा बैंक होगा जिसके अंदर दूसरे बैंकों के जो खराब एसेट्स हैं, जो बैड लोन्स हैं, वो इसके बुक्स में होंगे। तो ये मान के चलिए कि इस बैंक में शुरू से इसकी बुक्स के अंदर बैड जो लोन्स हैं, जो एनपीएस हैं, उनकी डिटेल या उनके अकाउंट्स इसके पास में शुरू से ही रहेंगे और इसको उन लोगों से जूझना पड़ेगा। तो टेक्निकली ये बैड बैंक एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का फॉर्मेट होगा या एसेट मैनेजमेंट कंपनी का फॉर्मेट होगा, जो दूसरे बैंकों का, दूसरे कमर्शियल बैंक के जो बैड लोन्स या एनपीएस हैं वो लेगी, उनको मैनेज करेगी और उनसे पैसा रिकवर करेगी टाइमली। तो ये जो बैड बैंक है, ये पूरे सिस्टम के अंदर प्रपोजल क्या है इसका? क्या कोई इसको लेके आया था या फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद ने से इसको प्रपोज किया है? इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने लास्ट में 2020 में गवर्नमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, साथ साथ आरबीआई को भी रिप्रेजेंटेशन दिया था कि जो देश की इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम है एनपीएस की, जो बैंकों के अंदर एनपीएस और खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक में जो एनपीएस है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और उन्होंने साथ में सजेशन भी दिया था कि वो सोल्यूशन जो है वो बैड बैंक के रूप में हम लोग लेके आ सकते हैं। तो ये बैड बैंक कहीं और भी एग्जिस्ट करता है, मतलब इंडिया के अलावा कई और दूसरे कंट्रीज में भी है। जी हाँ, वो एग्जिस्ट करता है। आयरलैंड में है बैड बैंक, स्वीडन में है, इंडोनेशिया में है, जर्मनी में है, बेल्जियम में और बहुत कंट्रियों में बैड बैंक एग्जिस्ट करता है। और सब जगह उसका फॉर्मेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के फॉर्म में ही है। तो इस बैड बैंक का पर्पस क्या है? अगर आप करंट पोजीशन देखें एनपीएस की सितंबर 2020 तक, तो इस तरह से है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनके टोटल एनपीएस 9.7% है, यानी कि अगर 100 रुपये का उन्होंने लोन दिया है तो ऑलमोस्ट 10%
या 10 रुपए का लोन ऐसा है जो बैड हो गया है, जो शायद ही रिकवर हो या रिकवर करने में उसको टाइम लगेगा, डिफ़ॉल्ट में चले गए हैं। यही रेशियो अगर प्राइवेट बैंक्स का देखा जाए तो वो थोड़ा कम है, इसका आधा है 4.6% पे, और फॉरेन बैंक्स का देखा जाए तो 2.5%। तो फॉरेन बैंक का इतना कम इसलिए है कि फॉरेन बैंक जनरली इतना लोन डिसबर्स नहीं करते इंडिया के अंदर, वो सिक्योर्ड लोन ज़्यादा डिसबर्स करते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा कि जो बैड बैंक है वो ऐसे बैंकों से उनके एनपीए परचेस करेगा, और फिर वो खुद ऐसे एनपीए अकाउंट से, ऐसे बैड लोन से रिकवरी करके और वो वापस उस बैंक को देगा। तो जब कमर्शियल बैंक अपने बैड अकाउंट्स, बैड लोन जो हैं वो बैड बैंक को दे देंगे, एआरसी के अंदर दे देंगे, तो उनकी बैलेंस शीट से ये बैड बैंक हट जाएंगे। अगर ये हट जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उनके जो बैड लोन है वो कम दिखेंगे, और सिमिलरली उनको प्रोविजनिंग भी कम करनी पड़ेगी ऐसे बैड लोन्स के लिए। इस बैड बैंक को बनाने के लिए कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट है? तो इकोनॉमिस्ट और जो मार्केट जानकार हैं उनके मुताबिक कम से कम 15,000 करोड़ की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है इस बैंक को शुरू करने के लिए, क्योंकि ये मान रहे हैं कि कम से कम 3 लाख करोड़ का एनपीए तो बैड बैंक को अपने स्टार्टिंग से ही लेना पड़ेगा। अगर वो 3 लाख करोड़ का अगर उसको एनपीए लेना है अपनी बुक्स के अंदर कमर्शियल बैंक से, तो कम से कम उसके 5% की, यानी कि 15,000 करोड़ तक की कैपिटल उसके पास में होनी चाहिए जब वो स्टार्ट करे। तो अगर आप देखें तो सितंबर 2020 तक टोटल 7.5 लाख करोड़ के बैड लोन्स हैं बैंकों के पास में, एनपीएस हैं जिनको रिजोल्व कराना है। तो ये सारे एक साथ नहीं होंगे, धीरे धीरे बैड बैंक के अंदर ये शिफ्ट किए जाएंगे और इस हिसाब से मूवमेंट होगा। और ऐसा भी नहीं है कि कमर्शियल बैंक एनपीएस पे खुद से काम नहीं करेगा बैड बैंक के आने के बाद में, वो भी अपना काम करते रहेंगे और बैड बैंक भी अपना काम करते रहेगा साथ साथ के अंदर। तो इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी गारंटी देगी। हावेवर गवर्नमेंट बोल रही है कि जो बड़े बैंक हैं उनको खुद को साथ आना पड़ेगा और इस बैड बैंक की कैपिटल में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी एनपीए की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैड बैंक अकेला काफ़ी है। तो पास्ट में गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने बहुत स्टेप्स लिए थे, बहुत मेजर लिए थे कि एनपीएस को कम किया जाए, और भी तरीके अपनाए थे, लेकिन वो सोल्यूशन उससे नहीं निकल रहा है। इनफैक्ट ये दिन ब दिन बढ़ ही रहे हैं। जैसे जैसे क्रेडिट का विस्तार हो रहा है वैसे वैसे डिफॉल्टर्स भी बढ़ रहे हैं और पुराने डिफॉल्टर्स भी निकल के आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो ये था कि कई बार बैड लोन्स को ग्रीन कर रहे थे काफ़ी बैंक्स की, उसको उसका पुराना डिफॉल्ट छुपाने के लिए उसको एक और नया लोन दे दिया जाता था, तो वो कभी 90+ दिखता ही नहीं था। इस तरह से मूवमेंट हो रहा था। लेकिन पिछले कुछ सालों में आरबीआई गवर्नमेंट काफ़ी सख्त हुई है इस वाले सिनेरियो के अंदर, इसीलिए वो एनपीएस निकल के आ रहे हैं और इसलिए वो एनपीएस ज़्यादा दिख भी रहे हैं। तो ये जो बैड बैंक है काफ़ी हद तक एनपीए की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की गारंटी भी है, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो फ्यूचर में अपनी जो लोन बुक है वो बढ़ा सकेंगे बिना किसी जांच और प्रोब के डर से। बैड बैंक काम कैसे करेगा, उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या होगा? तो बैड बैंक क्या करेगा, कमर्शियल बैंक से उसके लोन को परचेस कर लेगा और उस कमर्शियल बैंक को अपफ्रंट 15% अमाउंट दे देगा जो भी उसका आउटस्टैंडिंग लोन है। फॉर एग्जांपल, अगर उसका 1 लाख रुपए का लोन बुक वो लेता है तो वो उसको 15,000 तो अपफ्रंट दे देगा और बाकी 85% के लिए उसको रिसीट पकड़ा देगा कि भाई जब मेरे पास में ये पैसे वापस आ जाएंगे उस डिफॉल्टर से, उस एनपीए अकाउंट से, तो मैं आपको उसमें से रिकवरी करके बाकी के पैसे आपको मैं दे दूंगा। तो बैड बैंक एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? जी हाँ, कुछ हद तक ये कर सकता है, और ये बैंकों को उनकी जो बैड लोन बुक है उसको कम करने में मदद करेगा, उनकी प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट कम करने में मदद करेगा। अदरवाइज क्या होता है कि उसके राइट ऑफ में और उसके प्रोविजनिंग में ही बैंकों का काफ़ी हद तक प्रॉफिट वहाँ तक निकल जाता है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि देश में आज 24 एआरसीज है, 24 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो प्राइवेट है, और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए पास्ट ईयर्स में तो उनकी जो एवरेज रिकवरी है बैड लोन से वो 30% के नीचे ही रही है, मतलब। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अभी हम बैड बैंक से नहीं रख सकते हैं, बट देखते हैं आगे ये कैसे इवॉल्व होता है। तो ये वाला जो बैड बैंक है जो गवर्नमेंट बना रही है या जो एआरसी के फॉर्मेट में बनने वाला है, ये नॉर्मल एआरसी से कैसे डिफरेंट होगा? तो इसके अंदर जो मेजर डिफरेंशिएशन है वो सिर्फ ये है कि इसके अंदर गवर्नमेंट की गारंटी होगी, क्योंकि अभी तक जो एआरसी एग्जिस्ट करती है, जो 24 एआरसी आज एग्जिस्ट करती है, वो प्राइवेट एआरसीज हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट की गारंटी नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट गारंटी देगी, और इसीलिए बैंकों को लेशर प्रोविजन भी करना पड़ेगा अपना एनपीएस के लिए, तो उनको थोड़ा सा ब्रीदर मिलेगा, वो और अपना लोन डिसबर्स कर सकते हैं बिना किसी फियर के। तो दोस्तों ये थी पूरी बैड बैंक के रिगार्ड में जानकारी। आशा करता हूँ ये पूरा बैड बैंक का कॉन्सेप्ट, बैड बैंक कैसे काम करेगा, बैड बैंक क्या होता है
और इससे क्या फ़ायदा होगा, ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर ये आपको यूज़फुल लगा है तो आप इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करिए। आई एम श्योर उनको भी ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है या कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इस तरह के एजुकेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और उसको आप टाइमली देख सकें। तो मिलते हैं ऐसे किसी एजुकेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए।